सिर्फ बैठे रहने से, आप सिर्फ वीडियो देखने से आपका कभी पेपर नहीं निकलेगा जब तक आप अपने हाथ से उसको ट्राई नहीं करते। भाई साइंस का बहुत वेटेज रहता है रेलवे में। इस बार ही हुआ है कि साइंस ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन हमेशा साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है रेलवे और एसएससी के पेपर में। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि थ्योरी ना देख के पहले न्यूमेरिकल बनाना चालू कर देते हैं, कंसेप्ट समझ नहीं आता, उनसे क्वेश्चन अप्लाई नहीं हो पाता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम टारगेट एएलपी 2026-27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये यहाँ पर मैं फिजिक्स की क्लास आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जो आपको एक एक बेसिक चीजें समझाते जाऊंगा, जिससे आप हर एक न्यूमेरिकल, हर एक ऑब्जेक्टिव को आराम से अप्रोच लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा बेटा, जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना फिजिक्स में, जनरली वो स्टेटमेंट वाइज ज्यादा पूछते हैं। स्टेटमेंट वाइज होगा, नहीं तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल देता है। तो मैं इन सारे चीजों पे यार आपको डील करवाऊंगा। आप सब चीज क्वेश्चन बना लेंगे, बस वीडियो को आराम से देखिएगा और इस चीजों पर फील करिए। फिजिक्स को रटा नहीं जाता, फिजिक्स को फील किया जाता है। आइए आप सभी को फील कराता हूं। देखिए, गति, मोशन किसको बोलेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वह वस्तु गतिमान कहलाती है। मतलब समय के साथ अगर कोई वस्तु परिवर्तित हो रही है, इसका मीनिंग क्या है? अभी 2 सेकंड पहले मैं यहां था, 2 सेकंड बाद यहां आ गया, तो क्या हो गया? मेरे स्थिति में क्या हो गया? बदलाव हो गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मोशन में हूं। क्लियर हो रहा है? तो इस जगह पर क्या है? गति एक सापेक्ष पद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, ट्रिपल स्टार में रखेगा, एसएससी में पूछा हुआ है। गति एक रिलेटिव मोशन होता है। मतलब रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? जैसे मैं बोला आपको, ए बी सी 3 लोग हैं यहाँ, ए बोल रहा है बी रुका हुआ है, तो ए बी को बोल रहा है रुका हुआ है, और सी भी बी को बोल रहा है कि बी गति में है। ये जो सी है ना, बी को बोल रहा है गति में है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों के दोनों अपनी जगह सही बोल रहे हैं। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं इसको एक काम करूं कि ए और बी जो बंदे हैं ना, इन लोग को मैं क्या करता हूं, एक गाड़ी में बैठा दूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत अच्छा है। गाड़ी में अगर बैठा दूं तो गाड़ी में ए और बी एक दूसरे को देखेंगे ना, तो ए बी को बोलेगा अरे तो रुका हुआ है। लेकिन वही अगर सी बढ़िया ग्राउंड में या कहीं चाय पी रहा होगा और वो बी को देखेगा ना, तो सी के लिए बी कैसा होगा? गति में रहेगा। तो दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही होते हैं। इसको बोलते हैं सापेक्षिक गति। बात समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि गति एक कैसा होता है? रिलेटिव टर्म है। ठीक है, सापेक्षिक पद है ये। क्लियर है? तो अगर मैं इस जगह पे देखूं तो बी ए के सापेक्ष विरामावस्था में है और बी सी के सापेक्ष गति अवस्था में है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा बेटा। अभी आने वाले टाइम में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को भी करेंगे इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तंत्र बोला जाता है। यदि किसी वस्तु के एक अक्ष में परिवर्तन हो तो 1 डायमेंशनल, अगर 2 अक्ष में परिवर्तन है तो 2 डायमेंशनल, और 3 अक्ष में परिवर्तन हो तो 3 डायमेंशनल। जैसे मैं बोला कि मैंने एक वस्तु बनाया है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इस वस्तु का ये निर्देशांक दिया है एक्स वाई जेड। आपको मालूम है ये निर्देशांक यहाँ वस्तु की स्थिति होगी। अगर मैं बोला कि केवल और केवल एक अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, एक अक्ष का मतलब आप देखिएगा, मान लीजिए वस्तु की ओरिजिनल है 112 और यहाँ पे चेंज होके हो रहा है 212, तो आप देखिएगा ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को और ये z को। तो x क्या बन गया? 2 बन गया, मतलब ये चेंज हो गया। बाकी y और z सेम टू सेम है, तो ये एक अक्ष परिवर्तन कहलाता है। अगर कहीं 2 अक्ष बदले, 2 अक्ष का मतलब है कि 1 और 1, 2 और 2 बन गए, लेकिन जो 2 है ये 2 ही रहेगा। जेड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल है। 3 अक्ष का मतलब होगा तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट बदल जाए, 2 2 4, तो इसको बोलते हैं 3 बीम या इसको बोलते हैं 3D डायरेक्शनल। आप सुने हुए हैं ये सब चीजें, इसी से आपका लिंकअप रहेगा। अगला देखिए लिखा है, जैसे मैं आपको बोला कि ये 0 0 है, एक्स अक्ष में परिवर्तन। ये कैसे होगा? एक्स अक्ष में परिवर्तन, तो एक्स अक्ष में परिवर्तन दिखाएगा। 0 0 0 बन गया 1 0 0, मतलब ये 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, लेकिन बाकी दोनों निर्देशांक में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी वाई अक्ष में परिवर्तन, वाई अक्ष में कैसे होगा? वाई अक्ष में परिवर्तन कैसे होगा? 0 3 0 है, तो ये देखिए 0 0 0 ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, यहां से 0 1 हो गया,
1 2 हो गया, 2 3 हो गया, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जेड वाले में भी आप देखेंगे ये मूल बिंदु है, तो 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। तो ये चीजें हमारे लिए क्या हो गया, ये 3 अक्ष मतलब एक अक्ष में ये परिवर्तन हो रहा है। तो इसी के लिए ना हम लोग को ये पूरा चीज पढ़ना पड़ता है। इसमें होता है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के समीकरण और सापेक्ष गति। सारे चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, पहले आराम से चीजों को पढ़ते जाते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लेते हैं कि ये ए आपका बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये आपका स्कूल है भाई, स्कूल है ना, ये स्कूल नहीं है ना, स्कूल है, ठीक है ना ठीक है। तो ये जो आप जब ए से बी तक जा रहे होंगे ना, तो मान लीजिए आप ये पथ को फॉलो कर रहे हैं, ये वाले पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं ना, यही कहलाता है बेटा वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई इसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है, ओरिजिनल लेंथ। और जब आप इस जगह पर आप देखेंगे कि ए से बी जा रहे हैं ना, तो ये मेरे को बताना है, मान लीजिए दूरी क्या होती है। तो दूरी मैं यही बताऊंगा कि ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो वास्तविक लंबाई होती है ना, या वास्तविक पथ, इसको लंबाई बोल रहा हूं, ये वास्तविक पथ बोल देते हैं। मैं इसको वास्तविक पथ लिख देता हूं, आपको ज्यादा वो लगेगा, ठीक है ना। तो वास्तविक पथ या रियल पथ, इसी को तो बोल रहे हैं ना, रियल पथ, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है वही कहलाता है डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ रियल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। आपको समझ आ रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको विस्थापन बोला जाता है, ये क्या होता है, विस्थापन होता है लघु पथ की लंबाई। लघु पथ का मतलब होता है शॉर्ट पाथ। शॉर्ट पाथ का मतलब ए से बी तक का वो पाथ जो सबसे शॉर्ट में पहुंचे। जैसे ये वाला पाथ आप देखेंगे, ये वाला, ये सबसे शॉर्ट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहलाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रहा है, एकदम एक एक चीजों को समझते हुए चलिएगा बेटा। मैं कुछ पॉइंट ऐड किया हूं, जैसे मैं बोला दूरी बराबर होगा विस्थापन के। ये कंडीशन सही होगा कि गलत होगा, आप बताएंगे सर दूरी तो ये है, विस्थापन तो ये है। तो बिल्कुल दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है जब कंडीशन है जब, ठीक है, एक ही दिशा, मतलब पथ में परिवर्तन ना हो, जब पथ में कोई भी परिवर्तन ना हो। मीनिंग समझ आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं? पथ में कोई परिवर्तन मतलब जो ए से बंदा चल रहा है ना, वो इसी दिशा में चले। ए से चल रहा है तो इसी, यहाँ पे क्या है, पथ को चेंज किया था, वो ऐसे ऐसे चल रहा है। अब मैं बोला एक ही दिशा में ऐसे चलना चाहिए, तो इसको बोलूंगा भाई दूरी बराबर होगा विस्थापन के। लेकिन हमेशा क्या होगा, जो दूरी होता है ना विस्थापन से बड़ा होता है। दूरी आप ऐसे चल रहे थे, विस्थापन ऐसा है, तो हमेशा दूरी और विस्थापन बराबर होगा, मतलब दूरी बड़ा होगा। ये हर स्थिति में हो सकता है, हर स्थिति में। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि दूरी विस्थापन से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी दूरी विस्थापन से छोटा नहीं होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बोला ये ए से बी तक है, तो मेरे को इस जगह का दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है। ए से बी तक का दूरी के लिए ना मैं बोलूंगा वास्तविक लंबाई का, वास्तविक पथ का जो लंबाई होता है वही दूरी होता है। तो ए से बी तक का यही वास्तविक पथ है, तो ये 6 मीटर हो गया। विस्थापन कैसे निकलेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए और बी का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस भी यही है, तो 6 मीटर आंसर हो गया आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा, यहाँ पे दूरी का वैल्यू निकालना है। तो ए से चलना चालू किए, बी तक आए, तो ऐसे चले पूरा। 4 और 3 कितना हो गया बेटा,
तो ये आप बोलेंगे सर 7 मीटर, बहुत बढ़िया। लेकिन विस्थापन का अगर मैं बात करूंगा तो विस्थापन क्या होगा, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला है, इसी को बोल रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और फिर से आ गया बेटा समकोण त्रिभुज 3 4 और ये कर्ण है, तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट, ये निकल जाएगा अपना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये कितना हो गया √25, और √25 का मतलब 5। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया हुआ है, ये कितना होता है 3 4 और 5 का ट्रिपलेट्स बनाता है, तो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला है सदिश राशि। अब इसी में आपको बताना है कौन सदिश है कौन अदिश है, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको। सदिश में परिमाण होता है, दिशा होता है। सदिश का योग का नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन होता है कि कोई अगर वेक्टर ऐसा चल रहा है, कोई दूसरा ऐसा चल रहा है ना, तो ये एक दूसरे को ऐसे किसी ना किसी जगह पर किसी कोण पे काटेंगे, तो ए डॉट बी का मतलब होगा ए डॉट बी कॉस थीटा, ऐसे वाला ये आप पढ़े हुए हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो ए डॉट बी साइन थीटा, ऐसे पढ़े हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में देखूंगा अदिश राशि किसको बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल परिमाण हो। मैं पहले से लिख के इसलिए रखा हूं क्योंकि आपको जल्दी जल्दी चीजें समझ आए। मैं चाहता हूं आप थ्योरी कम देखें और क्वेश्चन को ज्यादा बनाएं। क्लियर है। हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि थ्योरी ना देख के पहले न्यूमेरिकल बनाना चालू कर देते हैं, कंसेप्ट समझ नहीं आता, उनसे क्वेश्चन अप्लाई नहीं हो पाता। मैं बोल रहा हूँ चीजों को आप सीखिए, आपसे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है। देखिए दिए गए चित्र में O से C तक का दूरी और विस्थापन क्या होगा। देखिए पावर ग्रिड के टेक्नीशियन में पूछा हुआ है और रेलवे के भी टेक्नीशियन ग्रेड में पूछा हुआ है। आप बोलेंगे भाई साइंस का बहुत वेटेज रहता है रेलवे में, इस बार ये हुआ है कि साइंस ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन हमेशा साइंस का अच्छा खासा वेटेज होता है रेलवे और SSC के पेपर में। क्लियर है। देखिए लिखा है O से C तक की दूरी और विस्थापन क्या होगा। मैं आपको सब बता देता हूं। मैं पहले बोलता हूं O से A तक की आपको दूरी भी बतानी है और विस्थापन भी बताना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और करते हैं, O से A से B इतने की आपको दूरी भी बताना है, विस्थापन भी बताना है। फिर मैं बोला O से A से B से C तक मेरे को डिस्टेंस भी बताना है और विस्थापन भी बताना है। फिर मैं बोला O से A से B C से वापस O पे आ जा रहा है, तो आपको दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताना है। फिर बोल रहा हूं O से D का आपको दूरी भी बताना है और विस्थापन भी बताना है। आप कैसे बनाएंगे, देखिए एक ही क्वेश्चन में आप मल्टीपल चीजें सीखिए। मैंने आपको क्या कहा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी दूरी निकालना है ना, तो वस्तु के साथ साथ चलिए, वस्तु के साथ साथ चलना है, ये दूरी निकलता है। इससे क्या निकलेगा, दूरी। लेकिन जैसे ही विस्थापन निकालना है ना, तो विस्थापन के लिए केवल वस्तु का प्रारंभिक, इनिशियल जिसको बोल रहा हूं, एंड फाइनल को देखना है। इससे निकलता है विस्थापन, फाइनल को देखना है, ठीक है। इससे निकलेगा आपका विस्थापन। आपने कहा 0 से A तक में मेरे को दूरी और विस्थापन दोनों बताना है, तो 0 से A तक का कितने का चेंज हो रहा है भाई। आप देखेंगे 0 था फिर 2 हो गया, तो कितना मीटर चेंज हुआ, तो दूरी आ गया बेटा 2 मीटर। क्लियर है। विस्थापन भी बोलेंगे तो विस्थापन 1 से 2 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, 0 से A तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, और ये कितना है, तो 2 मीटर यहाँ पर विस्थापन भी आएगा। जैसे ही मैं बोला O से A से B से C तक, तो O से C तक को देखना है, तो कितना हो गया बेटा, ये अब दूसरा नंबर ना, ये थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि समझ आ जाए। ये यहां पर आया 2 मीटर, यहां भी आया 2 मीटर। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, O से A से B, O से A से B, आप देखेंगे सबसे पहले दूरी कितना आएगा बेटा, सबसे पहले आप देखेंगे O से A 2, फिर A से B हो गया 4, तो कितने का हुआ, 2 और 2 4 का डिस्टेंस आया, तो दूरी हो गया 4। लेकिन O से B तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है बेटा, ये वाला,
यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो जाएगा, ओ से बी तक का, ये भी सेम टू सेम 4 मीटर। क्लियर हो रहा है। अब मैं बोला ओ से ए से बी से सी, ओ से पहले ए गया 2, ए से बी गया 2 और बढ़ा 4, 2 और बढ़ा तो 6, तो ये कितना हो गया भाई 6 मीटर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यहाँ कितना है, तो 0 से 6 हो जा रहा है, मतलब 6 मीटर। क्लियर है। सिर्फ हम लोग विस्थापन के लिए सिर्फ इसका इनिशियल बिंदु देख रहे हैं और फाइनल बिंदु देख रहे हैं। क्लियर है। अब मेरे को बोल रहा है 0 से चालू होके 0 पर ही खत्म हो जा रहा है, 0 से चालू हुआ है और 0 पर खत्म हो जा रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा, वस्तु के साथ साथ चलना है तो दूरी मिलेगा, तो वस्तु के साथ चल रहे हैं। 0 से 2 हुआ तो 2, ठीक है, मैं चेंज कर देता हूं, 2 4 6 8 10 12। भाई 0 से चालू हो रहा है और घूम के वापस 0 आ जा रहा है, तो दूरी कितना तय किया, तो एक बार जाने में 6, एक बार आने में 6, कितना हो गया 12 मीटर। लेकिन जैसे ही 0 पे चालू हो रहा है, इसकी इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। मेरा बात समझ आ रहा है। 0 से चालू हुआ हो और वापस घूम के आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच का वो कितना है दूरी, तो 0 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने कहा कि सर ठीक है 0 से डी तक का बताइए, तो 0 से डी तक का अगर मैं देखूंगा तो 0 से डी तक का यहाँ पर -2 आ रहा है, -2 मीटर। लेकिन 0 से डी तक का जो विस्थापन है वो भी सेम आएगा, -2 मीटर। आप बोलेंगे माइनस क्यों है, -2 क्यों है? -2 इसीलिए है क्योंकि जब मैं बोला आपका दूरी कितना है, तो आपने क्या किया, 0 से 2 यहां चला उल्टे दिशा में, तो उसको मिला -2। इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिखा रहा है कि उसकी दूरी नेगेटिव इसलिए है ताकि वो एक्स एक्सिस के इस साइड है। बात समझ आ रहा है। आगे देखते हैं। ठीक, ये चीजों में कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, यदि 7 मीटर की त्रिज्या पर उसका पथ वृत्ताकार हो, तब व्यक्ति की दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आप देखेंगे ये एक व्यक्ति का पथ वृत्ताकार बोल रहा है सर, इसका त्रिज्या दिया है बेटा कितना, 7 मीटर की त्रिज्या का बात कर रहा है। ठीक, उसका पथ वृत्ताकार हो तब व्यक्ति की दूरी और विस्थापन क्या होगी? तो मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु ए है और मेरे को एक चक्र का निकालना है। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं बोला है, तो मैं हमेशा ये लेके चलूंगा कि एक चक्र का मेरे को क्या करना है, दूरी और विस्थापन बताना है। तो एक चक्र के लिए दूरी और विस्थापन, तो कैसे निकलेगा बेटा दूरी और विस्थापन? आप देखेंगे ये है ए से ऐसे चलना चालू किया, ऐसा चलना चालू किया और ये कहां तक वापस पहुंच गया, ए तक पहुंच गया। तो मैंने क्या कहा था, वस्तु के साथ ही चलना है दूरी के लिए, तो वस्तु के साथ किए तो दूरी मेरे को मिला भाई और कुछ नहीं, वृत्त की परिधि मिल रही है। परिधि को बोला जाता है सरकमफेरेंस, ठीक है ना, ये सरकमफेरेंस मिल रहा है मेरे को। और वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा, 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर का मतलब 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 मीटर इज योर करेक्ट आंसर दूरी। और विस्थापन बोलेगा तो विस्थापन में मैंने क्या बोला था, इनिशियल को भी देखना है यही और फाइनल भी यही है, चालू भी यही से हुआ और घूम के यही आ गया, तो इसका मतलब है विस्थापन कितना हो गया, तो 0 मीटर। क्लियर है। अगर ये एक चक्र की जगह आपको दूसरा क्वेश्चन बोलता कि आधा चक्र पूर्ण करने में, आधा चक्र पूर्ण करने में दूरी और विस्थापन का मान क्या है, तो आधा चक्र का मतलब क्या होगा, ए से चलना चालू किया और आधा कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा भाई, ये वाले पॉइंट पे पहुंचेगा बी। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बनाना है। तो ये ऐसे चला, ए से लेके पूरा ऐसे चला, यहाँ पर आधा चला और आधा का मतलब है जो दूरी होगा, जैसे यहाँ पर मैं दूरी बोला और दूसरा बोल रहा हूँ विस्थापन बोल रहा हूँ, तो जो दूरी होगा ना वो आधी परिधि होगी। ये आधी, वृत्त की पूर्ण परिधि होती है 2πr, तो आधी कितनी होगी बेटा, तो पाई इंटू आर। पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर का मतलब कितना है 7 दिया है, कितना आ गया
22 मीटर। लेकिन आपको विस्थापन जैसे ही बोलेगा तो विस्थापन के लिए आप देखेंगे प्रारंभिक बिंदु और ये देखेंगे अंतिम बिंदु। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लघु पथ की लंबाई जो होगी, और यही लघु पथ की लंबाई और कुछ नहीं व्यास है बेटा, व्यास। और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 गुणित r होता है, 2 गुणित 7 का मतलब कितना हो गया? 14 मीटर। क्लियर है? मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे को बताना है तीसरा नंबर कि ये वृत्त, ये जो व्यक्ति है ना 1.5 चक्र पूरा कर रहा है, 3/2 चक्र ये पूरा कर रहा है, तो मुझे बताना है भाई दूरी और विस्थापन क्या होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। सिर्फ बैठे रहने से, आप सिर्फ वीडियो देखने से आपका कभी पेपर नहीं निकलेगा जब तक आप अपने हाथ से उसको ट्राई नहीं करते। क्लियर है? देखिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है चाल और वेग। आप बोलेंगे सर अदिश और सदिश के बारे में क्यों नहीं बता रहे? अभी एक साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि दूरी और विस्थापन में कौन आपका सदिश है और कौन अदिश है। ऐसी चाल और वेग में भी कौन सदिश होगा कौन अदिश होगा, आपको अभी एक साथ ही पता चल जाएगा। क्लियर है? अभी आप देखिए चाल का मतलब क्या होगा? जब दूरी को समय के साथ परिभाषित करते हैं ना तब चाल प्राप्त होता है। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसको बोलूंगा एकांक समय में चली गई दूरी किसके बराबर होती है भाई? एकांक समय में चली गई दूरी चाल के बराबर होता है। रेलवे में 50वें बार पूछ चुका है, एसएससी में पूछा हुआ है, आप इसके परिभाषा को ध्यान में रखिएगा। 1 सेकंड में चली गई दूरी हमेशा क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। लेकिन जैसे ही विस्थापन का बात करूंगा, जब विस्थापन को समय के साथ परिभाषित करते हैं तब वेग प्राप्त होता है। वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। तो एकांक समय में चली गई विस्थापन जो होता है ना, या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? मेरा वेग कहलाता है। दोनों का मीनिंग समझिएगा बेटा। वेग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आता है और जो चाल है वो बड़ी दूरी से आती है, क्योंकि वहां पर क्या हो गया? स्पीड बराबर डिस्टेंस। ये दूरी हमेशा लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। क्लियर है? क्या ये सब चीज आपको समझ आ रहा है? अगला पॉइंट 9वां नंबर देखिए, ये जो 9वां स्लाइड है, दूरी विस्थापन से बड़ा होता है, चाल ऐसे ही वेग से बड़ा होगा और बराबर होगा। चाल वेग के बराबर कब होता है? तो इसके भी कंडीशंस है। चाल और वेग के बराबर तब होगा ना जब दोनों का जो दूरी है वो समान हो। जब जो दूरी और विस्थापन बराबर होंगे ना तो चाल भी क्या होगा? वेग के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस जगह पर आप देखिएगा गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमेशा दूरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था ना, कहाँ गया इस जगह पर? तो आप बोलेंगे कि ये 0 से d तक का जो दूरी है ना, जो यहाँ पर -2 लिखे हैं, ये गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए 2 मीटर होगा। बात समझ आए? लेकिन जैसे ही मैं विस्थापन का बात करूंगा तो विस्थापन हमेशा क्या बोल रहा है यहाँ पर कि गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन हमेशा 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जो हमारा -2 था वो सही आंसर था। विस्थापन हमेशा एक सदिश राशि होता है। क्यों सदिश राशि होता है? क्योंकि विस्थापन में आपने बोला कि ए बिंदु से ना बी बिंदु के बीच का लघुत्तम पथ, और लघुत्तम पथ हमेशा निकलता है बेटा, आपको बताना पड़ेगा ए से बी तक का। जैसे मैं आपको बोला सुनना भाई यहां से मेरे को सुपेला जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो आप बताएंगे ये देख एकदम काम कर, यहां से चालू कर और इस दिशा में जा, तुरंत आ जाएगा। तो आपने क्या किया? दिशा बताया। दिशा बता रहा है मतलब आप विस्थापन का बात कर रहे हैं, तो विस्थापन में परिमाण भी मिल गया, विस्थापन में दिशा भी मिल गई, इसलिए विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। क्लियर है? लेकिन जैसे ही चाल का बात करते हैं तो गतिमान वस्तु के लिए वेग धनात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और चाल जैसे अदिश राशि है ना, वैसी वेग क्या होगा? सदिश राशि होगा, जिसमें दिशा वही होगी जो विस्थापन की दिशा होगी। एकदम सही बात है ये, क्योंकि वेग विस्थापन से लिंकअप है। और जैसे ही मैं देखूंगा चाल और वेग का मात्रक, तो चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन दूरी का देखूंगा तो दूरी का होता है मीटर और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। ये दोनों का सेम रहता है, बस परिभाषाएं अलग हो जाती है। बात समझ आए? कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सापेक्ष चाल किसको बोलते हैं और इसके बेसिस पे कितने न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये चीज आपको पढ़ेंगे।
तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं उनको मालूम नहीं रहता है कि मुझे किस लेवल पर जाके पढ़ना है। मैंने यहाँ आपको एक एक कंसेप्ट बताया, आप इसके बेसिस पे कोई सा भी प्रश्न आप बनाइए, आपसे बनेगा, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।